अरे शिव, ध्यान से, इस बार अपन को जीतना ही है। शिव ने इतनी जोर से गुल्ले को उछाला कि वो पुराने आम के पेड़ से होते हुए दूर पुरानी पगडंडी के अंदर कहीं गायब हो गया, जहां से जंगल शुरू होता है। तो संजू ने कहा, काहे रे, तेरे को ज्यादा जोश चढ़ा है। ये एक ही गुल्ली बची थी, बड़ई काका से 20 रुपए में घिसवाए थे। अब जा तू ही ढूंढ कर ला, बड़ा शौक है शॉट मारने का। शिव ने कहा, ठीक है लाता हूँ, इतना गुरिया मत। तो मोहन ने कहा, अरे अरे शिव रुक जा, वहाँ मत जा। सुना है वहाँ वो कुआं है जिसमें वो रहती है। वहाँ जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तू चिंता मत कर मोहन, मैं ये सब नहीं मानता, मैं बहादुर हूँ। यूं गया और यूं गुल्ली लेकर आता हूँ। शिव पुराने आम के पेड़ के आगे कच्ची पगडंडी से होते हुए अंदर गया और झाड़ियों में गुल्ली ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के कुछ ही अंदर उस कुएं से कुछ ही दूरी पर था। वही पीपल का पेड़ भी था। वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं था। तभी उसे एक छोटी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो बहुत रो रहे थे, माँ माँ कहकर पुकार रहे थे। वो उस आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर उसने कहा, तुम कहाँ और रो क्यों रही हो? ये इस कुएं में। शिव को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि कहीं ये वो आत्मा तो नहीं। वो थोड़ा घबरा गया और लौटने लगा, पर फिर से आवाज आई, मुझे बचा लो, मैं खेलते हुए कुएं में गिर गई। यहाँ बहुत सारे मेढक हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिव ने सोचा, अगर आत्मा होती तो ऐसा तो ना कहती, जरूर कोई बच्ची ही है। जल्दी मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ अभी आया, पर मैं तुम्हें बचाऊंगा कैसे? यहाँ कुएं के पास बाल्टी और रस्सी है, उसे नीचे फेंकना, मैं उसे पकड़ लूँगी। अच्छा ठीक है। वो दौड़कर कुएं के करीब गया और कुएं में झांक कर देखने लगा, पर उसे कुएं के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके झांकते ही आत्मा ने उसका सिर पकड़ लिया और कुएं के अंदर खींच लिया। शिव चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और फिर उसकी आवाज़ कुएं के अंदर गुम हो गई। चीखने की आवाज़ सुनकर वहीं मैदान में खेल रहे बच्चे स्तब्ध रह गए। सारे बच्चे गांव की बस्ती की तरफ भागे और शोर करने लगे कि शिव को कुएं की आत्मा ले गई। शिव की माँ को जब ये खबर लगी तो उसने हाय तौबा मचा दी। उसने मोहन की बाह पकड़ ली। काय रे मोहन, तूने उसे क्यों नहीं रोका? काकी, मैंने उसे जाने से बहुत रोका था, पर वो नहीं माना, और संजू इसी ने उसे भेजा था अपनी गुल्ली लाने के लिए। तो संजू की माँ ने कहा, ऐसी झूठी बातें मत बता। नहीं काकी, मोहन सही कह रहा है, संजू ने उसे ज़बरदस्ती गुल्ली लाने भेजा था, अजय ने कहा। शिव की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो अपनी जेठानी महेंद्र की पत्नी को कोसने लगी। उसका रो रो कर पूरा चेहरा लाल हो चुका था। मेरे बेटे को तुम लोगों ने मार डाला, वही आत्मा ने ऐसा किया है। ये सब तुम लोगों की करनी है। तुम लोगों ने उसे मारा था और उसे कुएं में फेंक दिया था। वहां पर खड़ा एक पुलिस वाला, जिसे पता नहीं किसने बुलाया था, वो ये बातें सुनकर एकदम से चौंक गया। उसने पूछा, क्या मतलब? किसने किसको मारा था और किसको कुएं में फेंका था? ये बातें सुनकर शिव की माँ ने कुछ बताना शुरू किया, लेकिन महेंद्र ने एकदम से शिव की माँ को चुप करा दिया, मगर वो नहीं मानी। उसका बेटा जा चुका था,
वो बहुत ही ज़्यादा गम में थी, तो उसने बताना शुरू किया। वो 3 भाई और गांव का साधारण लेकिन बड़ा परिवार था। आज बड़े महेंद्र के घरों में खूब चहल पहल थी। बड़े बेटे का ब्याह था। दोनों भाई दिनेश और महेश खूब भाग दौड़ कर रहे थे। वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन परिवार में अगर कोई भी उत्सव होता तो सभी एक साथ हो जाया करते थे। ब्याह कर कामिनी घर आई। अब उसे साल भर हो गया था और वो पेट से थी। खुशियां ही खुशियां थी। उसके मायके में उसकी बहन की शादी थी, इसलिए वो आज अपने पति के साथ मायके जा रहे थे। पैदल चलते हुए पति अभय कुछ पीछे ही रह गया। कामनी को बस स्टैंड पर उसी गांव का एक व्यक्ति मिल गया, तो वो उससे बस के बारे में ही कुछ पूछताछ करने लगी। ये उसके पति अभय ने देख लिया। अभय उस आदमी और कामनी पर शक करने लगा। उस आदमी से वहीं विवाद करने लगा। कामनी से भी झगड़ा किया। तुझे क्या ज़रूरत थी मेरे होते हुए किसी और से बात करने की? तो कामिनी ने कहा, तो क्या हुआ, बस के बारे में ही तो पूछताछ कर रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इस बात को महीने बीत रहे थे, लेकिन फिर भी अभय उससे झगड़ा करता रहा। विवाद इतना बढ़ गया कि अभय ने उससे कह दिया, जा अब तो उसी के साथ रह। कामिनी इस समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसे कोई राह नहीं दिख रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रहे थे। वो रोते हुए घर से बाहर निकल गई और चलते चलते मायके के गांव पहुंच गई। अंधेरा हो चुका था। उसे वही आदमी गांव के रास्ते में मिल गया। अरे कामनी, इतनी रात का तुम यहाँ कैसे? तब कामनी ने अपने सब हाल उसे कह सुनाया। वो उसे उसके माता पिता के घर ले गया। कामनी के माता पिता को सारी बात पता थी। वो आदमी राघव अच्छा था। तब सबकी रजामंदी से वो उसके साथ ही रहने लगे। इस बात पर ससुराल वालों ने बैठक बुला ली, जिसमें भानु प्रताप मुखिया की मौजूदगी में अभय को झगड़ा देने की बात चली। झगड़ा देने के बाद ही कामिनी दूसरे आदमी के साथ रह सकती थी। समाज की प्रथा के अनुसार 6,000 देना पड़ता था, लेकिन कामिनी के ससुराल के लोग, ससुर महेंद्र और उसका पति अभय 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इधर कामिनी के माता पिता और राघव ने मिलकर 50,000 देने को तैयार हो गए, लेकिन वो लोग इस बात पर नहीं माने। समाज की पंचायत बैठक के कुछ दिन बाद ही राघव के साथ जहां वो रह रहे थे, वहां से महेंद्र सिंह और अभय उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगे। राघव ने उन्हें बहुत रोका, पर उन लोगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और कामिनी को घसीटते हुए ले जाने लगे। वो पेट से थी, इसका भी कोई लिहाज न रखा। उसे ले जाते हुए उसके कंधों पर अपने भतीजे 12 साल के शिव को बैठाकर मारते पीटते हुए उसे घर ले आए। इसके बाद कामिनी को एक कमरे में बंद कर दिया और उससे गीला मक्का हाथ की चक्की से पिसवाने लगे। मक्का गीला होने की वजह से पिस नहीं रहा था, तो वो लोग उसे खूब मारते पीटते। 8 महीने की गर्भवती होने पर भी उससे इतने जुल्म ढाए जा रहे थे। वो ये सब सहन नहीं कर सके। अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो तड़प तड़प कर मर गई। जब कमरे में कोई आहट नहीं हुई तो उन लोगों ने कमरा खोला। वो मर चुके थे। उन लोगों ने उसकी लाश को आम के पेड़ की पगडंडी के पास वाले कुएं में फेंक दिया, जिसका पानी कोई उपयोग नहीं करता, क्योंकि पहले भी उस गांव की एक लड़की ने उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शिव की माँ से ये सारी बातें सुन
वो पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा था वो सबके चेहरे देखने लगा और फिर उसने अपने वॉकी टॉकी से एक बैकअप टीम मंगवाई और फिर पूरे परिवार को मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया। अभी वो पुलिस वाला उन सबको हाथों में हथकड़ियाँ पहना ही रहा था कि तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज़ आई, कोई दिक्कत है क्या? भाई तुम लोग सब यहाँ क्यों आ गए? हम लोग तो गुल्ली डंडा खेल रहे थे ना। सबने पीछे घूम कर देखा तो वो शिव था। शिव की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उससे सबने पूछा कि आखिर वो कहाँ था, तो उसने बताया, अरे वो मैं थोड़ा सा कुएं में गिर गया था, मगर कुआं ज़्यादा गहरा नहीं है और एक रस्सी भी थी वहाँ पर, पता नहीं वो रस्सी कैसे आई, तो मैं उसे पकड़कर ऊपर आ गया, मगर यहाँ चल क्या रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 50 साल पहले घटी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुँचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन ख़त्म होने से पहले मैं छालदा पहुँच जाऊँगा और वहाँ से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन नीमा गांव तक नहीं जाती थी। छालदा से नीमा गांव के लिए बस ही पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले तो मेरे पिताजी खुद ही आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। साए साए हवाएं चल रहे थे। छालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह यह भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कन्फ्यूज़न के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं शायद उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो कोई भी और सुविधा नहीं पहुंची थी, या फिर उस वक्त शायद बिजली वहां थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुज़र एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर से किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए हों। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो खुद मुझसे बोल पड़ा, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से पांव तक कंबल ओढ़े हुए था। अगर वो कंबल नहीं भी ओढ़े होता
तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल ठीक से देख नहीं सकता, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ज़रूर कोई 40 से 45 साल का आदमी रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी हिस्सा पार किया। मैं उसके करियर पर संभल कर बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल के खड़खड़ की आवाज़ ना जाने कहाँ तक पहुँच रहे थे। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। यह आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस भी आपको नहीं मिलने वाली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे ये बस भी मिल जाएगी और मेरी वजह से आपने कितनी मुसीबत उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो केवल बस 3 घंटे ही के लिए आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है, ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुंच रहे थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरे में तारों की रोशनी में जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो सब भी अब गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरीके से शायद जाना पहचाना ही था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए समान हो। तुम भूत के बारे में कुछ बता रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू, वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतर कर देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया ना? मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। हाँ, पर बस यहाँ तो कहाँ है? मुझे बस दिख नहीं रही। मेरे इतना कहने की ही देरी थी कि बस की आवाज़ तेजी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते पाया। तेज आवाज़ के साथ वो रुक गई। वो जंग लगी टीन और लोहे की आवाज़ थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न ही उसके बाहर। बस में हेडलाइट्स तक नहीं थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ज़माने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में शायद आज भी इस तरह की बसें चलती होंगी, जिसका दुनिया त्याग बहुत साल पहले ही कर चुकी है। जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही था। बस की तरह उसकी भी केवल सिर्फ छाया ही मैं देख सकता था।
उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं चुपचाप बस के ऊपर चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से करीब देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस ज़ोर ज़ोर से हिलती हुई चली जा रहे थे, या फिर असल में देखा जाए तो बस सिर्फ रेंग रहे थे। उसकी गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट्स तक ना हो, वो आपको अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचा दे, बस गनीमत ही समझ लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी पुरानी बस अब तक चल कैसे रही है। सीट पर बैठे हुए फिर से मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट भी गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या कहा और क्या सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता ही नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो भी अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें और कितने बच्चे। मगर मुझे हैरत थी कि किसी भी तरह की, किसी भी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा तो जंग लगी टीन टप्पर की इस शोर में शायद कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर शायद सारे लोग सो चुके होंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर एक लालटेन जलाए हाथ में लिए मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी उस लालटेन की रोशनी में मुझे बस के अंदर का थोड़ा बहुत नज़र आया। बस के अंदर जितनी भी सीटें थीं, सबके ऊपर बस कंकाल भरे पड़े थे, मानव कंकाल। जैसे वो लोग सीट पर टिक कर बैठे हुए हों, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग जिंदा हों, कंकाल होकर भी। कंडक्टर का भी पूरा शरीर जैसे कंकाल का था, बस उसके चेहरे और आधे शरीर में ही चमड़ी थी। कंडक्टर चलता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या बला है। खैर, कंडक्टर चलता चलता मेरे करीब आया और उसने अपने कंकाल नुमा हाथ को मेरे कंधे पर रख कर कहा, नीमा गांव यहाँ से बस आधा किलोमीटर दूर है। हम आपको यहीं तक उतार सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बस रुकी। कंडक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं दौड़ता हुआ बस से गिरता पड़ता बाहर निकला
और फिर भागता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं भागते भागते एक बार पीछे मुड़ा और उस बस की तरफ देखने की कोशिश की, मगर तब तक वो बस गायब हो चुकी थी। मुझे और भी डर लगने लगा। मैं जैसे तैसे भागता भागता गिरता पड़ता नीमा गांव पहुंचा। मेरा दूसरा अंदाजा ही सही था। लड़के वाले अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ट्रेन लेट रही होगी। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपनी फूली हुई सांसों के साथ उनके पास पहुंचा और फिर मैंने डरते डरते उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो बस कई सालों से इस रूट पर रात के वक्त चलती रहती है। लोगों का कहना है कि वो मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है और कभी भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। वो साइकिल वाला भी शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ था या फिर शायद वो कोई इंसान था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मगर वो जो कुछ भी था वो बड़ा ही डरावना था।